हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और ये बातें कर रहे थे कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं। तो जब भी हमने यहाँ पे कंटेंट डिस्कस किया था तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोनों ही प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे यानी हमारे मित्र होंगे, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होंगे यानी कि हमारे शत्रु होंगे। तो फ्रेंड और फो से क्या मतलब है? देखिए, जो हमारे लिए जो हमें मदद करेगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा, उसे हम फ्रेंड मानते हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या मानते हैं? फो मानते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाएंगे, किस प्रकार से हमारी मदद करेंगे, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आज हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने कंटेंट डिस्कस किया था, जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो मेन फोकस किस पे करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी पे फोकस करता है। यानी दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज बेनिफिशियल माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स। अब यहाँ पे क्या होगा, मेन हमें किस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ना है? हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उदाहरण पढ़ने हैं, प्लस उनका फंक्शन देखना है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अलग अलग कैटेगरी की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैटेगरी के बारे में, जिसमें हमने कल पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में और फंजाई के बारे में। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो हमने अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो हमें नुकसान देते हैं। यहाँ पे भी सेम हमें वही चीज डिस्कस करनी है, हमें एग्जाम्पल देखने हैं और उनके फंक्शन देखने हैं कि क्या किस प्रकार का कार्य ये करते हैं, हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। जब भी हमें किन्हीं माइक्रोब्स को देखना होगा तो हम किस चीज का यूज करेंगे? यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। आप सबने अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। मोस्टली जो माइक्रोब्स होंगे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सिंगल सेल का मतलब ये है कि बहुत छोटी कोशिका से ये बने होंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की है यहाँ पे? हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आई थी, हमने कहा था द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है बैक्टीरिया के बारे में। क्या क्या चीजें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ी? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? आप में से ही किसी एक बच्चे ने हमें बताया था कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने कहा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, अगर हम इन्हें देखें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने कहा ये हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स है। मैंने कल आपको बताया था कि माइक्रोब्स नॉर्मल कंडीशन में भी रहते हैं। जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में आप और हम रह रहे हैं, माइक्रोब्स वहां पे भी रहेंगे। माइक्रोब्स एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहेंगे, यानी कि वहां भी रह सकते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अभी तक हमने सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। अभी हमें बैक्टीरिया में और भी चीजें पढ़नी है, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, माइक्रोब्स की कैटेगरी पे ध्यान देना है, उसके कुछ जो आपको कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, जो गुणधर्म बताए जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद बैक्टीरिया के बाद हमने बात की थी किसकी? यहाँ पे आपको अलग अलग शेप के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग शेप होती है बैक्टीरिया की। कुछ इस शेप में होंगे जिसे हम स्क्वायर शेप्ड कहते हैं, कुछ इस प्रकार के होंगे जिसे हम रॉड शेप्ड कहते हैं, और कुछ इस प्रकार के होंगे जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरल शेप्ड कहते हैं। सारे ही क्या आते हैं हमारे पास? बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे फंजाई के बारे में कि फंजाई भी क्या है? माइक्रोब्स होते हैं। कुछ फंजाई हमें दिखाई देते हैं लेकिन कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने कहा फंजाई यूकैरियोट होते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हमने पूछा था? हमने कहा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं
वो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने कहा ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि विषम पोषी होते हैं। अब कल एक बच्चे ने हमें विषम पोषी का मतलब बताया था कि विषम पोषी का मतलब है ये अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, पेनिसिलियम आया था, ब्रेड मोल्ड आया था और मशरूम आया था। देखिए, अब अगर यहाँ पे मशरूम की बात की जाए तो मशरूम को आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फंजाई है वहां पे कुछ फंजाई को तो आप देख पा रहे हैं लेकिन कुछ को आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आज हमारे पास जो नया हमारा टॉपिक आता है वो है प्रोटोजोआ। जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है वो है प्रोटोजोआ। अब क्या होते हैं प्रोटोजोआ, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है दे आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपको कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो है यूनिसेलुलर और एक है यूकैरियोटिक, यानी कि वे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। नेक्स्ट आपको क्या बात बताया गया है, दैट मे बी पैरासिटिक और living independently and are heterotrophic, can't prepare their own food in nature, यानी कि ये परजीवी हो सकते हैं या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और प्रकृति में विषम पोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब आप ये बताइए, ये जो दो शब्द हैं, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक, ये आप समझ रहे हैं? जीआईसी थराली, दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो वर्ड हैं, इनका मतलब आप समझ रहे हैं, यूकैरियोटिक का मतलब और यूनिसेलुलर का मतलब। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक के बारे में। तो हाथ खड़े कीजिए, किसे आता है? हम ये बात जब हम 6-7 में थे तब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, एटलीस्ट आपको यूनिसेलुलर के बारे में बताया गया है। यूकैरियोटिक के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। जीआईसी थराली आप में से भी किसी को नहीं आता है? ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। जीआईसी थराली, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। प्रिंस नेगी। अच्छा ठीक है प्रिंस। प्रिंस, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय किसे हम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में ऐड है कि यूकैरियोटिक को भी आपको डिफाइन करना है। सबसे मैम, पहले आप एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका से बना होता है, जो ओके, एक वेरी कोशिकीय से बना होता है, एक कोशिकीय। ठीक है। और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक स्पष्ट करता है अच्छा ठीक है, आपने ये सही बताया कि एक कोशिकीय किसे कहते हैं। प्रिंस बैठिए। यूकैरियोटिक का हमने क्या बात की थी, हमने कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो मैम। शब्द हमारे पास होते हैं। हाँ जी, तो प्रिंस ने हमें बताया है यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों के बारे में, और हमने कहा है एक कोशिकीय जीव सारे बच्चे समझते हैं। जीएचएस खैरिकाला, अब आप समझते हैं एक कोशिकीय जीवों का क्या मतलब है। वे जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है। आपके सामने देखिए इमेजेस हैं अलग अलग, ये जो इमेज आपको दिखाई गई है इनमें क्या है, ये जो जीव है इनका निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा यूकैरियोट्स वो होंगे जिनमें जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि वहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाएगी। तो क्या क्या यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। हमने क्या कहा, हमने कहा दे आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का ये एक समूह है जो परजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी का क्या मतलब है कि जो अपने पोषण के लिए किसी पराये पर निर्भर होगा उसे हम परजीवी कहेंगे। पहली बात ये है। सेकेंडली कह रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, यानी कि या तो ये किसी जीव के अंदर रह करके अपना पोषण प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या फिर क्या कहूंगा कि ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, ये क्या होते हैं, प्रकृति में विषम पोषी होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन है वो किसी दूसरे से प्राप्त करेंगे, यही आपको बताया जा रहा है। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आए हैं, अमीबा आ गया है, पैरामीशियम आ गया है, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। चलिए, ये पढ़ा हमने प्रोटोजोआ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है एल्गी। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है, एक शैवाल होता है। आपने सबने एल्गी को देखा होगा, अगर कहीं पे पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे काई जम जाती है। कैसे कलर की होती है, कुछ ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है।
और अगर आपने उस काई को निकाला तो कैसा होता है, आपने खींचा तो थ्रेड लाइक होता है, यानी कि धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो आपस में जम्बल्ड रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो क्या क्या चीजें आपने शैवाल के बारे में पढ़नी है, आपने कहा दे आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। क्या आपको बताया गया है, वे प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। अब ये भी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का सिंपल सा मतलब ये है कि वे जीव जिनमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी। ठीक है, यूकैरियोटिक का ये मतलब है। अभी तक प्रोकैरियोटिक हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया आया था। प्रोकैरियोटिक में हमने क्या कहा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक है। प्लस क्या बताया जा रहा है, ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक है तो इसका क्या मतलब है, जीआईसी थराली। अगर एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो इसका क्या मतलब है, जीएचएसएस कैरिकाला। अगर यहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो इसका क्या मतलब है। अगर हम न्यूट्रिशन का टाइप देखें तो कौन सा टाइप होगा, यहाँ पे हमने क्लास 7th में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। किसे आता है, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी थराली, जीएचएसएस कैरिकाला, कौन मुझे बताएगा इसका आंसर। हमने कहा जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषक हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक हैं। इसका क्या मतलब है, पोषण की कौन सी विधि यहाँ पे आ रही है, कौन सा टाइप होगा न्यूट्रिशन का, हाथ खड़े कीजिए किसे पता है। जीआईसी थराली में प्रिंस आप बताना चाहेंगे। अगर आता है तो हाथ खड़े कीजिए। मैंने कहा कि जो एल्गी यानी कि शैवाल होते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने एल्गी को देखा है, शैवाल को देखा है, जिसे हम काई कहते हैं, देखा है आपने। आपने देखा होगा जहाँ पे पानी जमा रहता है वहां पे कुछ हरा हरा सा जो चिपचिपा सा पदार्थ है वो जमा हो जाता है, देखा है आपने। फ्रेंड्स आपने देखा है। मैम जहाँ पर पानी रुका रहता है तालाब में। हाँ, पहले मुझे अपना नाम बताइए। मैम कृष्णा सिंह। अच्छा, आपने देखा है जहाँ पे काई जम जाती है, जब पानी इकट्ठा हो जाते है तो वहां पे काई जम जाती है, कुछ हरे कलर का यस मैम। चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये यस मैम। बताइए, हमने कहा ये जो शैवाल है, ये जो एल्गी है, ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषक है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले चलिए आप ये बताइए, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, कौन मुझे बताएगा जीआईसी प्रकाश थराली में संश्लेषण। फोटो। मैम प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। गुड मॉर्निंग चलिए मैम। बैठिए। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम मयंक चंदोला। मयंक। यस मैम। अच्छा ठीक है मयंक, मुझे ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। मैम इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो एल्गी है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषक है, फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे एल्गी में पोषण की कौन सी विधि हो रही है, आपको कुछ आइडिया है। अच्छा, पोषण की कितनी विधियां हमने पढ़ी हैं, 7th में हमने पढ़ा था, पोषण की कितनी विधियां पढ़ी हैं, किसे आता है। चलिए ठीक है बैठिए, आपने आंसर अच्छा दिया है। ठीक है, यस मैम। जीआईसी पौड़ी खाल, आप मुझे ये बताइए कि न्यूट्रिशन के टाइप हैं, कितने टाइप पढ़े थे न्यूट्रिशन के हमने, या फिर पोषण की कितनी विधियां हमने पढ़ी थी, किसे आता है, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी पौड़ी खाल, आपको आवाज आ रही है। जीआईसी पौड़ी खाल, हाथ खड़ी कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। साक्षी। साक्षी। साक्षी मुझे ये बताइए
कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी पोषण के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे, या पोषण कितने प्रकार के हमने पढ़े थे? साक्षी, आपको आता है? साक्षी के अलावा किसी और को आता है तो हाथ खड़े कीजिए। किसी को नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए साक्षी। चलिए, सबसे पहले पोषण के बारे में जानना जरूरी है। हमने बात की है पोषण की। अब पोषण क्या 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 होता है? आपके पास क्लास 7th में पूरा एक चैप्टर है पोषण पे, फिर आपके पास चैप्टर है कि प्लांट में कैसे पोषण होता है और एनिमल में कैसे पोषण होता है। ठीक है, हमने कहा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो कैसे होता है पोषण? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा विकास होता है, इसी को हम पोषण कह रहे हैं। सिंपल सी चीज है। हमने क्या किया, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज करके हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें यहाँ पे आती हैं और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोषण। ठीक है, अब पोषण दो टाइप का हमने पढ़ा था। पहला हमने कहा था स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ हमने कहा था। किसी को कुछ याद आया? और दूसरा हमने कहा था परपोषी या हेटेरोट्रॉफ। अब ये बताइए, इन दोनों शब्दों से किसी को कुछ याद आया है? जीआईसी थराली, जीआईसी पौड़ीखाल, आपको स्वपोषी और परपोषी इन दोनों शब्दों से कुछ याद आया? क्या होता है इनका मतलब? कौन मुझे बताएगा? किसी को याद नहीं है? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, जीआईसी थराली माइक लीजिए, अपना ऑन कीजिए। मैम स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाया जा रहा है? प्रकाश आपको संश्लेषण। याद है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपने कहा कि ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, इसी प्रोसेस के द्वारा जो स्वपोषी हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं। परपोषी किसे कहेंगे प्रिंस? यस मैम। परपोषी किसे कहेंगे? जो अपने किसे भोजन में पता दूसरे है? जीव पर निर्भर होता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, मैम बैठिए जो प्रिंस। दूसरे जीव पर निर्भर। हाँ ठीक है, आपने सही आंसर किया है। तो हमें क्या पता चला? ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिस विधि के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उसे हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब हमने कहा कि एल्गी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसका मतलब एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? कौन मुझे बताएगा? जीआईसी पौड़ीखाल, आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो एल्गी है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? बताइए मुझे। साक्षी माइक लीजिए अपना। साक्षी, आप मुझे ये बताइए कि एल्गी क्या है? स्वपोषी है या परपोषी है? मैम स्वपोषी। स्वपोषी, वेरी गुड, बैठिए। यानी आप समझ चुके हैं कि एल्गी क्या है? एल्गी यहाँ पे क्या है? ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या है? अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा कि ये क्या होते हैं? एक्वेटिक हैं, यानी कि जलीय हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया जब हम एल्गी के बारे में बात कर रहे थे? मैंने कहा एल्गी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, जहाँ पे पानी पाया जाएगा वहीं पे एल्गी पाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एल्गी क्या है? एक्वेटिक है। ठीक है, जलीय है। जब हमने बात की थी बैक्टीरिया की, हमने कहा जल में भी पाया जा रहा है, मिट्टी में भी पाया जा रहा है, कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन एल्गी कहाँ पे पाई जा रही है? या तो नमी वाले स्थानों पे पाई जा रही है या पानी में पाई जा रही है। अब एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गया है? स्पायरोगाइरा आ गया है, क्लेमाइडोमोनास आ गया है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? शैवाल यानी कि एल्गी के एग्जाम्पल है। तो आपने क्या करना है? जो एल्गी है उसके बारे में नोट कीजिए और अपने जो एग्जाम्पल हैं उन्हें भी नोट कीजिए।
जिसने नोट कर लिया हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी पौड़ी खास, आपने नोट कर लिया? ठीक है। अब आप ये बताइए, आप सबने वायरस का नाम सुना है? विषाणु जिसे हम कहते हैं। अच्छा ठीक है, जीआईसी थराली ने सुना है। तो क्या होता है, वायरस भी कि एक क्या है, माइक्रोब है, लेकिन ये और जो माइक्रोब है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट होता है, यही हमने यहाँ पे पढ़ना है। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, यानी कि जो वायरस है वो अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, यही हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, हमने कहा वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब, यानी कि जो विषाणु है वो सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन अन्य रोगाणुओं से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। क्या कह रहा है? क्योंकि वे केवल परपोषी जीव, जो एक पौधा, जानवर या एक जीवाणु हो सकता है, कि कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन करते हैं। क्या कह रहा है? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्लांट, एनिमल और अ बैक्टीरियम। देखिए, अब सिर्फ इतना डिफरेंस है वायरस और जो अदर माइक्रोब्स हैं उनमें, इतना ही डिफरेंस है कि जो अदर माइक्रोब्स होते हैं वो चाहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीवित प्राणी के अंदर रहें या बाहर रहें, वो जीवित रहते हैं। हमने अभी क्या किया था, जब हमने प्रोटोजोआ की बात की थी तो हमने कहा था प्रोटोजोआ या तो किसी के शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्रदान प्राप्त कर रहे हैं, या स्वतंत्र रूप से किसी के शरीर के बाहर है, या स्वतंत्र रूप से अपना जो पोषण है वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वायरस क्या होता है, अगर वायरस किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी जीवित जीव के अंदर नहीं रहता है और अगर बाहर स्वतंत्र रूप से है तो वो मृत अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। अगर वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करने लगेगा। यानी वो अब क्या होता है, पहले जो किसी के शरीर के बाहर मृत अवस्था में था, अब वो उसके शरीर के अंदर आने के बाद क्या हो गया है, जीवित हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि वायरस क्या है, जो अदर माइक्रोब्स है उनसे क्या होता है, भिन्न होता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम जो एल्गी हैं उनकी बात करें, तो ये क्या होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे कि जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनका निर्माण बिना बैक्टीरिया के नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जो हमें बीमार भी करते हैं। पर अगर बात की जाए यहाँ पे वायरस की, तो वायरस क्या होता है, हमें बीमार ही करते हैं, यानी कि वायरस का हमें नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ आया कि यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो और जो वायरस है दोनों में क्या डिफरेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। हमने कहा यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के क्या होंगे हैं, क्या जो वायरस है, अलग अलग टाइप के वायरस आपके पास आ गए हैं, जैसे कि HIV वायरस है या जितने भी वायरस यहाँ पे हैं। अब ये जो वायरस है, अगर ये किसी के शरीर से बाहर रहेगा तो ये क्या होता है, ये मृत अवस्था में रहेगा, ये लिविंग नहीं होगा उस टाइम पे, ना ही यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। जैसे ही ये जो वायरस है किसी की बॉडी में ये एंटर कर जाता है, किसकी बॉडी में, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसने एंटर कर लिया है तो अब ये क्या हो जाता है, ये जीवित अवस्था में आ जाता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने लगेगा और बहुत जल्दी ये अपने नंबर में इंक्रीमेंट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पे अगर कोई संक्रमण होता है तो जो माइक्रोब होते हैं वो बहुत जल्दी अपना जो नंबर है वो बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे ये, इनमें रिप्रोडक्शन की क्या विधि होती है कि इनकी जो बॉडी है उनमें विभाजन होता है, डिवीजन होता है और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वायरस के बारे में नोट कीजिए और उसके जो एग्जाम्पल आपको इमेज में दिखाए गए हैं उनके नाम भी आप नोट कीजिए। तो क्लास, आज हमने जाना कुछ माइक्रोब्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।